पिछले मैंने वीडियो में आपको दिखाया था कि किस प्रकार से अवधान भी सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करती है। अवधान के हमने कुछ अर्थ और अवधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन किया था। इसी और अवधान के प्रकार भी पढ़े थे। आज हम देखते हैं कि अवधान को की दशाएं क्या है, कंडीशन ऑफ अटेंशन क्या है। हम जानते हैं कि हमारे पास में अनेक वस्तुएं होती हैं, किंतु हमारा ध्यान केवल एक के ओर ही केंद्रित होता है। इसका कारण क्यों? यह क्यों है कि हम एक ही ओर केंद्रित होते हैं, सभी ओर केंद्रित नहीं होते, सब ओर दिमाग नहीं जाता है। तो हमारे अवधान को केंद्रित करने की ऐसी कौन कौन सी दशाएं हैं जो हमें इनके सहायता बताती है। इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है बाह्य दशाएं और दूसरा भाग है इसको आंतरिक दशाएं। बाह्य दशाओं को हम ये भी कह सकते हैं वस्तुगत दशाएं, या आंतरिक दशाओं को कह सकते हैं व्यक्तिगत दशाएं। तो हम सबसे पहले बाह्य दशाओं के बारे में देखते हैं। तो बाह्य दशाएं में जैसे पहला है अवधान केंद्रित करने की पहली दशा है बाह्य दशा, जैसे मूवमेंट, गति। आपका आंख भले ही आप पढ़ रहे हो, आपके पास से यदि कोई पार चला गया तो अनायास आपकी ध्यान वो उस ओर चले जाती है। तो हम स्थिर वस्तु की अपेक्षा चलती हुई वस्तुओं पर हमारा ध्यान जल्दी आकर्षित होता है, यानी बैठे या खड़े हुए मनुष्य की बजाय भागते हुए मनुष्य की ओर हमारा ध्यान शीघ्र ही चला जाता है। इसी तरह से हम दूसरी कहते हैं ड्यूरेशन, अवधि। हमें जिस वस्तु को देखने में जितना अधिक समय मिलता है उस पर हमारा ध्यान उतना ही केंद्रित होता है। इसलिए शिक्षक पाठ के मुख्य मुख्य बातों को बार बार रिपीट करते हैं या श्यामपट्ट पर लिखते हैं, जिससे वह आपके ओर ध्यान आप उस ओर ज्यादा चले जाते हैं। देखिए कि जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो जो मुख्य बातें हैं उसको बार बार रिपीट करते हैं, यानी या बार बार बहुत बार उस समय पर वो आने के कारण वह वस्तु या वह पाठ वो हमारे मस्तिष्क में छप जाता है। इसी तरह से ध्यान हमारी ओर केंद्रित हो जाती है। इस तरह से हम स्टेट भी देखते हैं, स्थिति। यदि हम प्रतिदिन मार्ग पे चलते हुए बहुत से मकानों के पास से गुजरते हैं पर हमारा ध्यान उसकी ओर आकर्षित नहीं होता, यदि किसी दिन हम उनमें से किसी मकान को गिरी हुई दशा में या कुछ अलग पेंट हुआ है या कुछ किसी अलग स्थिति में पाते हैं तो हमारा ध्यान स्वयं ही उस ओर चला जाता है, यानी कुछ अलग है, उसकी स्थिति कुछ अलग है। जो सामान्य स्थिति है वो सामान्य स्थिति से हटकर कुछ है। अब लिखते हैं इंटेंसिटी, तीव्रता। जो वस्तु जितनी अधिक उत्तेजना उत्पन्न करती है उतना ही अधिक हमारा ध्यान उसकी ओर खींचता है। देखिएगा क्लास में जब अध्यापक पढ़ाते हैं, किसी बात पर उनको स्ट्रेस देना है तो वो क्या करते हैं, उस पर थोड़ा सा जोर देकर उसका उच्चारण करते हैं, या उनकी वॉइस में थोड़ा रुकावट या लाउड होता है। तो यह जहां धीमी आवाज की तुलना में हम कह सकते हैं तेज आवाज की ओर हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है। जैसे आप अच्छा से सुन रहे होंगे और कोई तेज से यह माइक चला दे तो आपका ध्यान उस ओर चला जाएगा। अब कॉन्ट्रास्ट, एक और बाह्य दशा देख सकते हैं, विषमता। अब यदि हम एक सुंदर व्यक्तियों का परिवार है और उसमें से किसी कुरूप व्यक्ति को देखते हैं तो उस विषमता के कारण हम क्या करेंगे, हम वो सुंदर व्यक्तियों के ऊपर ध्यान नहीं आकर्षित होगा, हमारा ध्यान
उस कुरूप व्यक्ति की ओर आकर्षित अवश्य हो जाएगा। यानी विषम है, अलग है, कॉन्ट्रास्ट है, इसलिए हम लोग ऐसी वस्तुओं को हमारा ध्यान आकर्षित होता है या केंद्रित हो जाता है जो कॉन्ट्रास्ट में। अब हम लेते हैं नवीनता। ये भी एक बाह्य दशा है, जैसे नोवेल्टीज को कहते हैं। हमारा ध्यान नवीन, विचित्र या अपरिचित वस्तु की ओर अवश्य आकर्षित हो जाता है। जैसे यदि हम ये सोसाइटी में या कॉलेज के ग्राउंड में कोई बंदर आकर दौड़ने लगे, तो आप क्या करेंगे? आप कुछ नया, कुछ आया, और आप पूरे सभी जो छात्र हैं वो ध्यान उस ओर देखें कहां से ये आया। तो ये कुछ अजीब चीज है, कुछ अपरिचित चीजें, कोई विचित्र सी चीजें जिसकी ओर नवीन चीजें हैं, इसकी ओर ध्यान अनायास केंद्रित हो जाती है। अब हम थे साइज। छोटी वस्तुओं की अपेक्षा बड़ी वस्तुओं की, बड़ी आकार की वस्तुओं पे हमारा ध्यान जल्दी जाता है। इसलिए हम जब लेसन प्लान बनाते हैं तो हमारे जो चार्ट बनते हैं उस पर हम लोग जब लिखते हैं तो उसमें बोल्ड अक्षरों में लिखा जाता है, बड़े बड़े अक्षरों पे लिखा जाता है। छोटे छोटे अक्षरों पे लिखने से बच्चों के ध्यान वहां और आकर्षित नहीं होते। इसी तरह से हम स्वरूप देखते हैं। स्वरूप, हमारा ध्यान अच्छे स्वरूप की वस्तुओं की ओर अपने आप चले जाता है। जो वस्तु सुडौल है, सुंदर है और अच्छी बनावट की होती है, उसे देखने की हमारी इच्छा स्वयं होती है। ऐसे ही हम लेते हैं चेंज। एक कारण है, विद्यालय में शोर होना साधारण बात है, पर यदि उसके किसी भाग में लगातार शोर हो रहा है तो वातावरण में परिवर्तन हो जाता है और हमारा ध्यान शोर की ओर अवश्य जाता है कि ये क्लास में क्यों अचानक इतना जोर से शोर हो रहा है। क्लास में तो पढ़ाई होती है, सब स्थिर होके चल रहे हैं, किंतु अचानक इस क्लास में क्यों आवाज होने लगी। आप लोगों ने अपना एग्जाम्पल देखा होगा कि अचानक आपने एक दिन बहुत जोर से चिल्लाने लगे, आपके प्रिंसिपल सर आपके क्लास में आ गए। तो इसी तरह से ये जो चेंज होता है अचानक, तो उसके ओर ध्यान आकृष्ट हो जाती है। प्रकृति, नेचर। अवधान का केंद्रीकरण वस्तु की प्रकृति पर भी निर्भर रहता है। छोटे बच्चों का ध्यान रंग बिरंगी वस्तुओं पर बहुत सरलता से आकर्षित हो जाता है। रिपीटेशन, यदि कोई बात बार बार दोहराई जाती है उसकी ओर हमारा ध्यान जाना स्वाभाविक है। छात्रों को ध्यान को केंद्रित करने के लिए शिक्षक मुख्य मुख्य बातों को बार बार दोहराते हैं। तो ये क्यों दोहराते हैं? क्योंकि वह ध्यान आकर्षण करने के लिए। रहस्य, कुछ अवधान का केंद्रीकरण किसी बात के रहस्य पर आधारित होती है। जैसे आप लोगों ने पिक्चर पर देखा होगा, कोई बात उसको गूढ़ रहस्य बतानी है, कोई सीक्रेट उसको देखना है, तो उसके सामने उनके इतने अच्छे म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक, तो आपके मन में लालसा होती है कि क्या है इसके पीछे, क्या है इसके आगे, क्या देखने की इच्छा होती है। तो ये रहस्य की ओर भी हम सामान्य रूप से यदि हम बातचीत करते हैं या क्यों हुआ था, तो हमारे अनायास हमारे मन में होता है कि क्या है इसके पीछे, हमको देखना है। और ये देखने के लिए हम अनायास हमारा ध्यान आकर्षित हो जाता है। अब हम देखते हैं कुछ आंतरिक दशाएं। आंतरिक दशा में हमारी रुचि कह सकते हैं। तो मैंने इस रुचि के बारे में तो आपको बताया ही था कि मुख्य आधार अवधान का मुख्य आधार हमारी रुचि है। यदि हमारी रुचि नहीं है तो ध्यान हमारा आकर्षण नहीं होगा। साथ ही हम लिखते हैं अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान। जिस व्यक्ति को जिस विषय का ज्ञान होता है उस पर
ध्यान सरलता से केंद्रित होता है। जैसे अब संगीतकार को संगीत के प्रति ध्यान केंद्रित होगा कि पढ़ाई के प्रति ध्यान केंद्रित होगा। तो इस तरह से ज्ञान जिसका जिस ओर होगा उस ओर उसकी ध्यान केंद्रित हो जाएगी। यानी अब हम लिखते हैं कुछ लक्ष्य, गोल। यदि व्यक्ति को जिस कार्य के प्रति लक्ष्य उसने जानता है कि ये मेरा लक्ष्य है, तो उस पर उसका ध्यान उसी ओर चला जाता है, केंद्रित होता है। परीक्षा के दिनों में छात्रों को और कोई बातों पर ध्यान नहीं आता, केवल अपनी पढ़ाई की ओर ध्यान केंद्रित हो जाती है। अपने अध्ययन, अपने स्टडी, कैसे हम लर्न करें, कहाँ से क्वेश्चन लाएं, किस तरह से हम और इसके सब्जेक्ट मटेरियल कलेक्ट करें। तो ये बातें जो है वो उन्हीं ओर केंद्रित हो जाती है उनका, क्योंकि उनका लक्ष्य क्या है? परीक्षा में अच्छा रिजल्ट प्राप्त करना। इसी तरह कुछ हैबिट्स हैं, आदतें हैं, उनकी आंतरिक दशाओं में प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग आदत होती है। किसी का खेलों के प्रति रुझान होता है, किसी का कला के प्रति रुझान होता है, किसी का लेखनी के प्रति रुझान होती है, किसी की संगीत के प्रति रुझान होती है। तो आदत है। अब आदत के कारण तो हम कह सकते हैं अवधान का केंद्रीकरण का आधार जो है व्यक्ति की आदत है। जैसे यदि किसी को खेलने में बहुत रुचि है तो वह सुबह 4 बजे भी उठकर टेनिस खेलने जाएगा, उसकी आदत है। और उसका ध्यान 3 बजे से ही उस पर केंद्रित होगा कि मुझे कैसे उठना है, कैसे जाना है। रात में सोते समय भी वो ध्यान रहेगा कि मुझे सुबह कितने बजे उठे कि हम 4 बजे हम टेनिस खेलने चले जाएं। तो ये उसकी आदत है। अब जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, व्यक्ति की जिस बात में जिज्ञासा होती है उसमें वह ध्यान अवश्य देता है। जिस व्यक्ति को, जैसे किसी को खेलों के प्रति रुचि होती है, तो आज टेस्ट मैच चल रहा है, कितने स्कोरिंग हुए, अरे तुम थोड़ा सा बताना कितने स्कोरिंग हुए, अरे तुम कितना स्कोर हुआ, कितने विकेट गए, क्योंकि आपकी उसमें रुचि है। यदि आपकी उसमें रुचि नहीं है, जिज्ञासा नहीं होगी, तो आप क्या करेंगे? आप जानने की इच्छा ही नहीं रखते। इसी तरह से प्रशिक्षण हम लेते हैं, ट्रेनिंग। अवधान के केंद्रीकरण का एक आधार व्यक्ति का प्रशिक्षण भी है। व्यक्ति का ध्यान उसी बात पर केंद्रित होता है जिसका प्रशिक्षण उसे प्राप्त होता है। पहाड़ पर जब हम चढ़ते हैं, 2 व्यक्ति यदि हम साथ साथ चल रहे हैं, एक व्यक्ति का केवल लक्ष्य है पहाड़ पर चढ़ना, पर दूसरे का लक्ष्य है कि प्राकृतिक दृश्य, वो नेचर कैसा है, कैसे हम फोटोग्राफी करें, ये पोजीशन कैसा होगा। तो वो क्या करेगा? पहाड़ पर चलते समय आधे रास्तों पर वो प्राकृतिक नजारों को देखेगा, उसका ध्यान उस ओर भटक जाएगा। तो इसलिए सुंदर स्थानों पर जो व्यक्ति है, वह दोनों की जो ध्यान है वो अलग अलग है। तो जिस ओर की प्रशिक्षण होगी, पर्वतारोहियों का ध्यान पहाड़ की ऊंचाइयों पर होता है और फोटोग्राफर का ध्यान क्या होगा? उनकी प्राकृतिक दृश्यों पर होगा। तो इस तरह से हम जिस प्रकार का प्रशिक्षण होगा उसी तरह पर उनका ध्यान केंद्रित होता है। अब होता है मूड, मनोवृत्ति। अवधान के केंद्रीकरण का एक आधार, जिसको हम मूड भी कहते हैं, व्यक्ति की मनोवृत्ति है। हम एक एग्जांपल लेते हैं। यदि मालिक अपने नौकर से किसी कारण से नाराज हो जाता है, तो उसका ध्यान नौकर के हर छोटे छोटे दोषों की ओर जाएगा। वह देर से क्यों आया, ये सामान इधर क्यों रखा, वो सामान उधर क्यों रखा, या ऐसा क्यों नहीं किया, अरे मैंने इधर रखा था, इस तरह क्यों नहीं रखा। तो उसके हर एक बातों पर वह दोष निकालेगा। तो क्योंकि उसका एटीट्यूड उसके प्रति, उससे वो नाराज है, इसलिए वो नाराजगी के कारण वह
हर एक उसके बातों पर कमियां निकालता है। अब हम देखते हैं ध्यान केंद्रित उसी तरह से होती है एटीट्यूड के कारण, मूड के कारण। अब लेते हैं वंशानुक्रम। अवधान का यह भी एक आधार है, व्यक्ति के वंशानुक्रम से भी प्राप्त गुणों पर निर्भर रहता है। जैसे शिकारी परिवार का व्यक्ति का ध्यान जानवरों के शिकार में होगा, एक कला प्रेमी व्यक्ति का बालक जो होगा वो कला प्रेमी होगा, धार्मिक परिवार के व्यक्ति का जो बालक जो है हमेशा जो जैसे मंदिरों में की ओर, वो स्वाभाविक रूप से उसका वो बालक स्वाभाविक रूप से धर्म मंदिरों की ओर आकर्षित होगा। तो यह भी वंशानुक्रम पर भी ध्यान प्रभावित होता है। अब लेते हैं नीड्स, आवश्यकता। जो वस्तु व्यक्ति की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है उसकी ओर उसका ध्यान जाना स्वाभाविक है। अब भूखे व्यक्ति को भोजन की ओर ध्यान जाएगा कि उसके कपड़ों की ओर ध्यान जाएगा। उसको बहुत जोर से भूख लगी है, आप उसके सामने बहुत अच्छे अच्छे कपड़े दिखाइए तो वो कहेगा पहले पेट पूजा, उसके बाद में वो देखा जाए। तो वो ध्यान किस ओर जा रहा है? भोजन की ओर। यानी भूखे व्यक्ति का ध्यान, उसकी आवश्यकता है, अभी उसकी नीड्स क्या है? भोजन। तो इसलिए वो भोजन की ओर उसकी ध्यान आकर्षित होगी। इसी तरह हम एक और कहते हैं मूल प्रवृत्तियां। व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति भी अवधान का मुख्य आधार है। यही कारण है कि विज्ञापनों के प्रति लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत सारे ऐसे विज्ञापन दिखाए जाते हैं जिसमें सुंदर युवतियों को, लड़कियों को लिया जाता है, जिससे वो ध्यान अचानक ही हमारे ओर आकर्षित हो जाता है। तो ये हमारी स्वाभाविक प्रवृत्ति है लोगों की, और ये स्वाभाविक मूल प्रवृत्ति जो है, वो मूल प्रवृत्ति के कारण जो है व्यक्ति उस ओर आकर्षित होता है। इसी तरह से हम प्रीवियस एक्सपीरियंस ले सकते हैं, पूर्व अनुभव। यदि व्यक्ति को किसी कार्य करने का पूर्व अनुभव होता है तो उस पर भी ध्यान सरलता से केंद्रित हो जाता है। जिस बालक को पर्वत का मॉडल बनाने का कोई अनुभव नहीं है, उस पर वो अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता। यदि किसी बालक को कहे कि आप एक क्ले का मॉडलिंग तैयार करिए, मॉडल बनाइए, यदि उसमें उसकी रुचि नहीं है, उसका अनुभव कुछ भी नहीं है, तो वो किस प्रकार तैयार करेगा? बनाएगा, यदि तैयार भी करेगा तो किसी अनुभवी व्यक्ति से जानकारी लेकर तैयार करेगा। तो अनुभव का होना, पूर्व अनुभव का होना बहुत आवश्यक है। अब लेते हैं मस्तिष्क का विचार। हमारा मस्तिष्क का विचार, जिस समय जो विचार सर्वप्रथम होता है उस समय उसी से संबंधित बातों की ओर ध्यान देते हैं। यदि हमारे मस्तिष्क में अपने किसी रोग का विचार है तो समाचार पढ़ते पढ़ते भी, समाचार पत्र पढ़ते या सुनते समय हमारा ध्यान औषधियों की ओर या औषधियों के विज्ञापनों की ओर अवश्य जाते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि बहुत सारी दशाएं हैं। अब इनको दूर करने के या बालकों का अवधान या ध्यान को केंद्रित करने के क्या क्या उपाय हैं। यदि हम जो दशाएं हैं उन पर ध्यान दें तो हम आसानी से इनको केंद्रित कर सकते हैं। तो शिक्षक को बालकों का ध्यान केंद्रित रखने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। जैसे शांत वातावरण होना चाहिए, प्रिपरेशन ऑफ लेसन, पाठ की तैयारी होनी चाहिए, पाठ को जैसे हम पढ़ाते समय पहले से यदि उस पर हम लोग
उसका तैयारी कर लेते हैं तो कोई कुछ ऐसी बातें होती है नहीं समझ में आता, तो उस पर कुछ एग्जाम्पल या उन बालकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उनके दैनिक जीवन से संबंधित कुछ घटनाएं उनको बताते हैं, जिससे प्रत्येक वो उस पाठ की ओर उनका ध्यान केंद्रित हो जाता है। इसलिए हम ध्यान केंद्रित करने के लिए हम पाठ की पहले से तैयारी करते हैं, जिसको हम लेसन प्लान बनाते हैं। अब हम विषय में परिवर्तन, हम जानते हैं कि ध्यान हमारा बहुत चंचल होता है। 10 या 12 सेकंड के अंदर हमारे ध्यान यहां से वहां परिवर्तित हो जाता है। हम यहीं से बैठे बैठे हम पूरी दुनिया की भी सैर कर सकते हैं, हमारा ध्यान ऐसे भटकता है। तो बहुत समय तक हमारा ध्यान एक विषय पर केंद्रित नहीं होता। अतः शिक्षक को 2 घंटों में एक विषय लगातार ना पढ़ाकर एक अलग अलग विषयों को पढ़ाना चाहिए। इस तरह हम लोग टीचिंग एड्स यूज करते हैं, बहुत सारी मेथड्स यूज करते हैं, ध्यान एकत्रित करने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स यूज करते हैं, और हमारा व्यवहार अलग, हमारा बालकों के प्रति उचित व्यवहार हो जाता है। और हम लोग देखते हैं लेसन प्लान में पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से संबंधित करते हैं। तो इस प्रकार हम बहुत सारे ध्यान को केंद्रित करने के लिए लेसन प्लान पर कुछ प्रयोग करते हैं, इसलिए हम लेसन प्लान तैयार करते हैं। तो इससे संबंधित प्रश्न जो है मैं अगले वीडियो में आपको दे दूंगी। थैंक यू।